हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क विच इज़ इन द यूनिट नंबर 3 एंड नेम्ड इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जिसको रिक्वायरमेंट पर हम जिन पर एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क। सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड का मीन बता दूं कि यहाँ पे एनालिसिस का मीन क्या है। रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कस्टमर की होती है, जिसको डेवलपर के द्वारा लिया जाता है। जब डेवलपर रिक्वायरमेंट्स ले लेता है कस्टमर की, तो उसको वो डॉक्यूमेंटेड कर लेता है, जिसको हमने SRS कहा था। उन सभी रिक्वायरमेंट्स पर या कस्टमर के द्वारा प्राप्त सभी रिक्वायरमेंट्स पर डेवलपर एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है। अगर उसे कोई भी कमी दिखाई देती है तो वो उन कमियों को दूर करता है और जो सॉफ्टवेयर उसे बनाना है उसको एक अच्छे ढंग से बनाता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम। रिक्वायरमेंट एनालिसिस अलाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू रिफाइन द सॉफ्टवेयर एलोकेशन एंड build models of the data, behavioral and functional domains that will be treated by the software। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ये आज्ञा देती है, या हम बोले कि ये हमें अलाउ करती है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये क्या कर सकता है कि सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर जो लोकेशन है उस एलोकेशन पे उसको रिफाइन कर सकता है। एंड बिल्ड मॉडल ऑफ द डेटा का क्या कर सकता है? मॉडल बना सकता है। या जो सॉफ्टवेयर वो बनाएगा उसका फंक्शनल और बिहेवियरल कैसा होगा, या हम बोले कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से ट्रीट करेगा, ये सभी अलाउ करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी कि अगर आप रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं कस्टमर की उस पर आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपर लोकेशन पर किस तरीके से रिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल शुद्ध तरीके से, या किसी भी बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के आप प्रॉपर सिस्टम में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप डेटा का मॉडल किस तरह से बना सकते हैं, और आप डेटा का या सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है या जो बिहेवियरल है सॉफ्टवेयर का, उसको भी आप बता सकते हैं। या हम बोले कि आप ऐसा भी बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह से ट्रीट करेगा, आप इन सभी को बता सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपने जो रिक्वायरमेंट्स ली है कस्टमर से उसको आप क्या करें? एनालिसिस करें, उस पर आप विश्लेषण करें, ताकि अगर आपको कोई भी कमी दिखाई देती है, कोई भी त्रुटि दिखाई देती है तो आप उसको सही कर पाएँ। और इसीलिए इस टास्क के अंदर 5 टास्क दिए हुए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फेज़। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिवाइडेड इनटू 5 फेज़। यहाँ पर 5 फेज़ दिए हुए हैं। अगर एज ए डेवलपर आप इन 5 फेज़ को काम में लेते हुए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आगे आने वाली अगर कोई भी परेशानी है उन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही होगा। और ये जो फेज़ है 5, ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकेंड इज इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस, थर्ड इज मॉडलिंग, फोर्थ इज स्पेसिफिकेशन एंड 5 इज रिव्यू। एज ए डेवलपर यहाँ पर क्या करता है कि इन 5 फेज़ को काम में लेते हुए कस्टमर से उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स लेकर के जो भी SRS मेंटेन किया था उन सभी रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करता है इन 5 फेज़ को काम में लेते हुए। तो हम 1 बाय 1 सभी फेज़ के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स कि किस फेज़ में क्या होता है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जैसा कि नाम से ही पता है कि रिकॉग्निशन यानी पहचान करना, यानी यहाँ पर क्या की जाती है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, कि कस्टमर ने क्या की, अपनी रिक्वायरमेंट्स तो दे दिए लेकिन
उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को पहचानना। जब हमें प्रॉब्लम की पहचान हो जाएगी तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से दूर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारा कि आप प्रॉब्लम को क्या करें, पहचानें। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ डन फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की क्या क्या आवश्यकता है इसको समझना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ये पूरा हो गया है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पूरा होगा जब हम समझेंगे कि सिस्टम की नीड क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम SRS मेंटेन करते हैं तो SRS में हम कस्टमर की और सिस्टम की दोनों के रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन वे में मेंशन करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनना है उसके लिए रैम, हार्ड डिस्क, रोम क्या क्या चाहिए। डैट्स मीन्स सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम ब्रीफली वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो कब पूरा होगा, जब हम प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करेंगे, प्रॉब्लम को पहचानेंगे। प्रॉब्लम को क्या पहचानना है, यहाँ पे सबसे पहले ये पहचानना है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, यानी जो सॉफ्टवेयर का स्कोप है उस स्कोप को हमें डिटेल में पहचानने की ज़रूरत है। सेकंड, सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो सिस्टम में जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम की क्या क्या नीड हो सकती हैं उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन भी यही कहती है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरा माना जाएगा जब आप सिस्टम की नीड को समझेंगे। द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिस्टम शुड बी अंडरस्टूड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का स्कोप है, यानी कि सॉफ्टवेयर कहाँ पर वर्क करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसका क्या क्या स्कोप रहेगा, यानी कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, इसे भी हमें क्या करना चाहिए, एज ए डेवलपर समझना चाहिए। क्योंकि आप जब इन दोनों सॉफ्टवेयर को और सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, जब आप इसको अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो आगे जो भी अगर प्रॉब्लम आएगी उसको आप इजीली दूर कर सकते हैं। सेकंड इज इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस। इवेल्युएशन यानी क्या होता है, मूल्यांकन करना, एंड सिंथेसिस का मीन है यहाँ पर कि अगर कोई भी आपको एडिशनली डेटा, एडिशनल फंक्शन को यहाँ पर अगर सिंथेसिस करने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है, तो उसको भी यहाँ पर आप ले सकते हैं इवेल्युएशन के समय। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम इवेल्युएशन करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये इस तरह का डेटा होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये डेटा या ये फंक्शन यहाँ पर हम बाहरी कोई फंक्शन है, कोई एक्सटर्नली फंक्शन है, उसको अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम उसको यहाँ पर सिंथेसिस करवा रहे हैं। तो सेकंड फेज़ में हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे हमारे पूरे रिक्वायरमेंट्स को कि कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स दी है, जो भी हमने SRS मेंटेन किया है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की, उसको इवेल्युएट करेंगे। एंड इन द टाइम ऑफ इवेल्युएशन इफ़ यू नीड एनी फंक्शन और डेटा देन यू मस्ट सिंथेसिस इन योर इवेल्युएशन। तो यहाँ पर मेनली 5 टास्क परफॉर्म होते हैं इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस में। फर्स्ट इज डिफाइन ऑल एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बाहरी जो भी डेटा है या डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि बाहर से आपने जो भी डेटा लिया है, बाहर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो प्रॉपर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए कोडिंग करते हैं। और जब आप, जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करना शुरू किया, और आप वहाँ पर अगर सिंपल सा फंक्शन Cin, Cout, अगर आप इस तरीके का फंक्शन काम में ले रहे हैं तो हमें इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी क्या काम में ले लेते हैं, हेडर फाइल। और हेडर फाइल इन फंक्शंस को क्या करती है, डिफ़ाइन करती है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन लिया है जो इस हेडर फाइल के अंदर नहीं आता है, आपने एक्सटर्नली कोई डेटा लिया है, एक्सटर्नली कोई डेटा ऑब्जेक्ट्स लिया है, तो आपको यहाँ पर उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है।
तो हम यहाँ पर जो भी बाहरी डेटा जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं या लेते हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इवेल्युएट द फ्लो एंड कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो डेटा का फ्लो है, या हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट हैं उसको हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। डिफाइन एंड एलाबोरेट ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शंस। हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को डिफाइन करेंगे एंड उसको एलाबोरेट करेंगे, यानी कि उसको विस्तारित करेंगे। अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट्स दैट अफेक्ट द सिस्टम। सिस्टम को प्रभावित करने वाले जो भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर है उसको हम समझेंगे। अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर बिहेवियर, सॉफ्टवेयर के जो भी बिहेवियर है उसको हम यहाँ पर समझेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट डेट अफेक्ट द सिस्टम। किस कॉन्टेक्ट में? जो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस इवेंट के कॉन्टेक्ट में जो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो सिंपली अगर हम कहें कि सिस्टम को प्रभावित करने वाला सॉफ्टवेयर का बिहेवियर को हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर यहाँ पर सिस्टम इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपने इस तरीके का डेटा काम में लिया है, आपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, तो हम उसको भी यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। एस्टैब्लिश सिस्टम इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टम के साथ इंटरफेस करने वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। एंड अनकवर एडिशनल डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स। और जो भी एडिशनल डिज़ाइन है जिसको हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, जिसको जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रतिबंध है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? अनकवर करेंगे। थर्ड हम देखते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग में यहाँ पर क्या है? आफ्टर इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस एक्टिविटी। जो सेकंड फेज़ अभी हमने पढ़ा इवेल्युएशन का और सिंथेसिस का, जब हम सेकंड फेज़ को पूरा कर लेते हैं देन एनालिस्ट क्रिएट ए मॉडल। जो एनालिस्ट है, यानी कि जो इन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस कर रहा है, जो इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को विश्लेषण कर रहा है, वो क्या करेगा? एक मॉडल क्रिएट करेगा विच प्रोवाइड बेटर इन्फॉर्मेशन। जो कि क्या करती है ये मॉडल? क्या करेगी? एक बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। किस किस का? ऑफ कंट्रोल फ्लो का, डेटा फ्लो का एंड बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑफ सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसा होगा, इन सभी के बारे में एक बेटर इन्फॉर्मेशन क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। कौन? मॉडल प्रोवाइड करेगी। और ये मॉडल कौन बनाएगा? एनालिस्ट बनाएगा। जो रिक्वायरमेंट को जो एनालिसिस कर रहा होगा, जिसको हम एनालिस्ट बोल रहे हैं, वो एक मॉडल बनाएगा। और उस मॉडल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एक बेटर फ्लो देखने को मिलेगा जो कि सभी डेटा को कंट्रोल कर रहा होगा, सभी डेटा फ्लो को शो कर रहा होगा। और सॉफ्टवेयर का बिहेवियर किस तरीके से होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। द मॉडल क्रिएट्स इन दिस फेज द मॉडल क्रिएटेड इन दिस फेज प्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो यहाँ पे मॉडल बनाया जाता है एनालिस्ट के द्वारा मॉडलिंग फेज़ के अंदर, वो सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करेगा, या सॉफ्टवेयर की जो भी विशेषताएं हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो भी फंक्शंस है उसको विस्तारित रूप में, या हम बोल सकते हैं कि उसको फुल्ली डिस्क्राइब करेगा ये मॉडल। ए मॉडल सिंप्लीफाई द सिचुएशन। मॉडल क्या करेगा? किसी भी सिचुएशन को और इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट्स और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू को ये क्या करेगा? सिंप्लीफाई कर देगा, बहुत ही सरल कर देगा। ऑफ द सॉफ्टवेयर के कैन बी ईजिली पिकअप, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पिकअप कर सकते हैं। तो ये जो एनालिस्ट के द्वारा सेकंड फेज़ को पूरा कर लेने के बाद जो थर्ड फेज़ है मॉडलिंग का, जिसमें मॉडलिंग की जाती है,
डेटा मॉडलिंग की जाती है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की जाती है एनालिस्ट के द्वारा। जब ये सेकंड फेज़ कंप्लीट करने के बाद जब मॉडलिंग करेगा तो वो एक मॉडल यहाँ पे तैयार करेगा, मॉडल डिज़ाइन करेगा, और वो मॉडल यहाँ पे क्या बता रहा होगा, एक बेटर फ्लो बता रहा होगा कि डेटा का फ्लो कैसा होगा, इस डेटा पे कंट्रोल फ्लो कैसा होगा, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसा होगा। और ये जो मॉडल है, साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के साथ मॉडल हमें यह भी बताएगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी फंक्शनैलिटी, उसका पूरा बिहेवियर फुली एक्सप्लेन करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये मॉडल है, जो भी सिचुएशंस हैं या जो भी इम्पोर्टेंट पहलू आते हैं उसको बहुत ही यहाँ पर सरल बना देगा, जिसको हम यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं। फोर्थ इज स्पेसिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। एंड स्पेसिफिकेशन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड द यूज़र। जब डेवलपर और कस्टमर ने मिलकर के जो SRS तैयार किया था, उसमें क्या था, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सभी का स्पेसिफिकेशन था, उन सभी का एक विस्तारित रूप था SRS के अंदर, जो कि क्या कर रहा था, डेवलपर और यूज़र के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड यूज़र। क्या होता है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है जो कि एग्रीमेंट की तरह काम करता है, किस किस के बीच में, डेवलपर के बीच में और यूज़र के बीच में। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डिटेल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में नॉट बी पॉसिबल एट दिस स्टेज। ये डेवलपर एज ए डेवलपर यहाँ पे कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपने डिटेल्ड SRS क्रिएट किया है may not be possible in this stage। इस स्टेज में, स्पेसिफिकेशन स्टेज में ये यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है कि जो आपने स्पेसिफाई किया है सभी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी वैसे की वैसी मॉडलिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। या हम बोलें कि एंड मैनी अदर्स रीज़न, और भी बहुत से रीज़न्स है, कारण है, जिसकी वजह से जो हमने SRS क्रिएट किया है उसके सभी स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। एक अल्टरनेटिव अप्रोच काम में ली जाती है जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग। इसको यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। देखो प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, यहाँ पर प्रोटोटाइप एक तरीके का रूल है कि जब भी आप किसी भी डेटा पर कोई भी काम करेंगे, कोई भी टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो वो किस तरीके से काम करेगा, इट इज़ ए प्रोटोटाइप। और अगर हम सिंपली अगर प्रोटोटाइपिंग को डिफ़ाइन करें तो द कलेक्शंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, कि नियम और नियमों का जो समूह है यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटोटाइप कहलाएगा। कि आपने किसी भी डेटा को इनपुट किया, इनपुट करने के बाद वो डेटा कहाँ जाना है, उस पर किसको प्रोग्रेस करनी है या कौन उसको प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट कैसा आना है, इन सभी का एक प्रोटोटाइपिंग बना देना, ये हमारा प्रोटोटाइप कहलाएगा। और हम यहाँ पे प्रोटोटाइप काम में क्यों लेते हैं, बिकॉज कस्टमर इज़ नॉट श्योर एवरी टाइम व्हाट एक्चुअली ही रिक्वायर्ड। क्योंकि कस्टमर हर समय श्योर नहीं होता, कि उसको खुद को भी पता नहीं होता है कि उसे क्या चाहिए। उसने रिक्वायरमेंट्स तो दे दिए, हमने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई भी कर दिया है, SRS में उसको हमने मेंशन भी कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में उसे खुद को भी पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में उसे चाहिए क्या। तो हम ऐसी सिचुएशन में एक प्रोटोटाइप बना देते हैं कि अगर कस्टमर इस तरीके से किसी भी डेटा को इनपुट करता है तो इन्हें प्रोटोटाइप मैनर में, एक प्रोटोटाइप को काम में लेते हुए उस पर प्रोसेसिंग करते हुए उसका एक इफ़िशिएंट आउटपुट दिया जा सके। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी कहा कि जो SRS है, जो डिटेल्ड SRS है, वो इस स्टेज में पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ एक टास्क के लिए हम प्रोटोटाइप क्रिएट कर देते हैं एक अल्टरनेटिव वे को चुन करके, जिससे कि अगर कस्टमर जब भी कोई डेटा इनपुट करेगा तो उस प्रोटोटाइपिंग वे में उसको उसका प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। फिफ्थ हम देखें यहाँ पर रिव्यू। यहाँ पर
पूरा वापस से देखा जाता है, जो भी आपने एनालिसिस किया है उसको एक बार चेक किया जाता है कि आपने सभी जो भी एनालिसिस की है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। इन दिस फेज द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज चेक्ड। क्या किया जाता है, जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको चेक किया जाता है, वेदर ऑल द वर्क इज़ कंप्लीटेड वेल और नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। और क्या चेक किया जाता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अनुसार सभी वर्क कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ये सारा रिव्यू यहाँ पर रिव्यू फेज में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आप क्या करते हैं, सिंपली सी जो हम बात करते हैं एसआरएस क्रिएट कर लेते हैं। आप एसआरएस में क्या होता है, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का, जो कि एक एग्रीमेंट की तरह भी काम करता है। और इसी एसआरएस के बेस पर आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को कोड करने से पहले, उसकी कोडिंग बनाने से पहले आप इसकी क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स पर क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं कि ठीक है एट दैट टाइम मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर लिया है, एसआरएस मैंने अपना बहुत अच्छा बना लिया है, इनके सभी बेनिफिट्स को, प्रिंसिपल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बेटर एसआरएस बना लिया है। लेकिन अच्छा है कि आप कोडिंग करने से पहले एक बार जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स पर आप एनालिसिस कर लें। उससे क्या होगा, जो अभी हम पढ़ते आए हैं हमें एक बार रिव्यू भी हो जाएगा। जैसे कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप बनाने से पहले ही उस प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशंस कर सकते हैं, या आपको अगर कोई भी एडिशनल फंक्शंस की या डेटा की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप इवेल्युएशंस कर रहे हैं वो सभी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर इवेल्युएट कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडलिंग कर देंगे, एक अच्छा सा मॉडल बनाएंगे आफ्टर सेकेंड फेज़, जिससे कि क्या होगा, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेटर ढंग से दिखाएगा, डेटा के फ़्लो को दिखाएगा, कंट्रोल फ्लो को दिखाएगा, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर एक एक्सप्लेन मैनर में दिखाएगा। तो हम यहाँ पर मॉडलिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन काम में लेते हैं। स्पेसिफिकेशन जैसे हमने बात की कि अगर आपने जो एसआरएस में डिटेल्ड जो रिक्वायरमेंट्स ली है आप उस बेस पे तो बनाए रहे हैं, लेकिन कभी कभी किस केस में क्या होता है कि कस्टमर को खुद पता नहीं होता है कि एक्चुअली उससे चाहिए क्या। तो आप कुछ एक टास्क के लिए यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उसी प्रोटोटाइप को काम में लेते हुए कस्टमर एक बेटर आउटपुट प्राप्त करता है। और इन सभी चारों फेज़ के बाद आप वापस एक बार रिव्यू करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है, या आपका सॉफ्टवेयर अगर बन गया है तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसी के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, या आपका अभी नहीं बना है सॉफ्टवेयर तो अभी कितना बनना बाकी है। तो ये पूरा आप यहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।